शायद ये हमारी आखिरी वीडियो हो, क्योंकि ये शायद अब तक जो हमने सारी वीडियोस बनाई हैं उनमें से सबसे डेंजरस है। इसमें हम आपको बताएंगे एस्टैब्लिशमेंट ने कैसे पाकिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया। हम जो ये 2 पाकिस्तान की सीरीज़ कर रहे हैं यूजिंग दिस बुक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान बाय मोहम्मद वसीम, इसका जो चैप्टर 4 है एस्टैब्लिशमेंटेरियन डेमोक्रेसी, पिछली वीडियो से मैंने इस वीडियो तक बोलना सीख लिया है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज देखेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ने क्या पिलर्स थे जिसकी बेसिस पर पूरे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल ले लिया। अगर हम और स्कॉलर्स को देखें, मोहम्मद वसीम ने जिन और स्कॉलर्स को देखा है उनमें से माया ट्यूडर जैसे लोग आर्ग्यू करते हैं कि जो पाकिस्तान मूवमेंट है उसने एक टेम्प्रेरी अलायंस बना दिया था पेजेंट क्लास का और लैंडेड एलीट का। लेकिन जो डॉक्टर मोहम्मद वसीम है वो इससे डिसएग्री करते हैं। देखें, अगर हम बंगाल में भी मोबिलाइजेशन देखेंगे लोगों की, तो जी एक पेजेंट्स की मोबिलाइजेशन उधर ज़रूर थी अगेंस्ट द हिंदू एलीट, लेकिन उसमें से बेशतर जो लोग थे दे वर पार्ट ऑफ द 85% डिसएनफ्रेंचाइज्ड पीपल, तो वो तो वोट ही नहीं कर सकते थे, राइट। तो ऐसा कोई ख़ास एविडेंस नहीं है कि मुस्लिम लीग या पाकिस्तान मूवमेंट ने पेजेंट क्लास और लैंडेड एलीट और एरिस्टोक्रेसी के बीच में एक कोई बहुत ही तगड़ा पॉलिटिकल अलायंस बनाया हुआ था जिससे मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मूवमेंट फ्यूल हो रही थी। और फिर पाकिस्तान बनने के बाद ही तो जो ब्यूरोक्रेसी है जिसको हम अक्सर कंप्लीट ब्लेम से वी लीव देम, वी डोंट एट्रीब्यूट एनी ब्लेम टू देम, उसने पाकिस्तान का पूरा कंट्रोल ले लिया था। एंड अयूब खान के आने के बाद से तो ये सारा ही कंट्रोल सेंट्रलाइज हो गया। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान शुरू से ही डेमोक्रेटिक नहीं था। यहाँ का जो ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री, पॉलिटिकल एलीट, फाइनेंशियल एलीट, इसका जो नेक्सस था उसने इंश्योर किया है कि जो एलीट स्टेटस को है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह इस्टेब्लिशमेंट ने पूरे पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल ले लिया, तो उसके जो मेजर फैक्टर्स हैं, पहला हिस्टोरिकल है, दूसरा अगर हम मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स देखें, तीसरा जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और फाइनेंशियल एलीट का जो ये गठजोड़ है। आज हम कोशिश करेंगे इन तीनों चीज़ों को देखें। लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में जुडिशरी पर ज़्यादा फोकस होगा। देखें, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जो हिस्सा इंडिया बना है वहाँ पर एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी थी। वहाँ पे जो कांग्रेस है उनके पास पावर थी, वो अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो पार्टीशन के बाद से कंटिन्यू कर सकते थे, उनका एक बेस बना हुआ था। वेराज मुस्लिम लीग को अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग एक्सक्लूसिवली कभी पंजाब में इन पावर नहीं थी। एंड आज का जो वेस्ट पाकिस्तान बच गया है आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, उसका मेजर पावर सेंटर, एंड आईड आर्ग्यू इवन बिफोर 1971, वो पंजाब ही था। तो एक ऐसी जगह जहां मुस्लिम लीग कभी एक्सक्लूसिवली इन पावर थी ही नहीं। इस पूरे एरिया में अगर आप देख लें, बलूचिस्तान में इनडायरेक्ट रूल था, प्रिंसली स्टेट से, सिंध में अगर आप देखें तो मुस्लिम लीग कोएलिशन और छोटी मोटी पार्टीज़ और ग्रुप से मिलकर पार्टी बनाती थी। NWFP में खुदाई खिदमतगार और कांग्रेस की पार्टी थी। तो मुस्लिम लीग की उस तरह से पॉलिटिकल कंटिन्यूटी नहीं थी या पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं थी। और फिर वो जो एंटी डेमोक्रेटिक रवैये की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान बनते ही, पाकिस्तान बनने के एक हफ़्ता भी नहीं हुआ था 14 अगस्त 1947 को, कि आपने खान की गवर्नमेंट NWFP में डिसमिस कर दी। एक अवामी गवर्नमेंट डिसमिस कर दी गई पाकिस्तान बनने के बाद ही। उसके अगले साल अयूब खोड़ो की गवर्नमेंट सिंध में आपने डिसमिस कर दी। उसके बाद आपने कलात को अनेक्स कर दिया, और ये सब तब हुआ है जब कायदे आज़म वो स्टिल अलाइव। तो हम देख रहे हैं कि इंडिया में एक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी है जो पाकिस्तान में नहीं मिल रही। यूनियनिस्ट की जो गवर्नमेंट थी पंजाब में, वो एजिटेशन करके गिरा दी गई थी। इनफैक्ट इंडिया ने अपना पहला जनरल इलेक्शन और उससे पहले जो काम करना था वो 1951 में कर लिया। वेरस पाकिस्तान में पहला जनरल इलेक्शन होता है 1970 में। ये बात हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारी लीडरशिप थी, क्योंकि उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी इन एरियाज़ में नहीं थी। अभी हमने आपको ये भी बताया है कि किस तरह उन्होंने अवामी गवर्नमेंट डिसमिस की, अपने जो पसंदीदा लोग हैं, अपने टाइम के मोहसिन नकवी हैं, उनको लगाया, उनकी जगह पर लॉयलिस्ट्स को लगाया। तो क्योंकि इनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, इनका अवाम में उस तरह से पज़ाराई नहीं थी, सपोर्ट उस तरह से नहीं थी, ये इलेक्शन से डरे थोड़ा। एक फियर ऑफ द मासेस था, एक कॉलोनियल फियर भी इनहेरिट किया हुआ था हमारी ब्यूरोक्रेसी ने, हमारी मिलिट्री ने, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने। और ये चीज़ नज़र भी आती है, रिफ्लेक्ट भी होती है कि 1954 में जब ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, उसके रिज़ल्ट्स में ऑलमोस्ट वो पार्टी जिसने बंगाल में वजूद में आई, जिसने पाकिस्तान बनाया, लिटरली 7 साल हुए हैं पार्टीशन को, और 1954 के ईस्ट पाकिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑलमोस्ट मुस्लिम लीग वाइप आउट हो जाती है और यूनाइटेड फ्रंट जीतती है। और फिर वही होता है, विद इन 2 मंथ्स आप उसको भी डिसमिस कर देते हैं। इसमें मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि रजनी कथोरी की जो किताब है स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, वो लिख तो इंडिया के बारे में रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान पे भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि जो एक माइग्रेंट रूलिंग क्लास आई थी वो
जो असेंबलीज़ यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ने इलेक्ट की थी उनको इन्होंने डिसमिस कर दिया। अगर आप पॉलिटिकल साइंटिस्ट क्रिस्टोफर जेफरले या फिलिप ओल्डनबर्ग जैसे लोगों का काम देखें तो वो कहते हैं इंडिया के पास सपोर्ट नेटवर्क्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड पैटर्न्स ऑफ लीडरशिप्स थे, जबकि पाकिस्तान के पास एक वीक पॉलिटिकल सोसाइटी थी। इसमें अगर हम लैंड रिफॉर्म का भी इशू देखें तो इंडिया में लैंड रिफॉर्म्स हो गए, राइट, लेकिन मुस्लिम लीग का जो सपोर्ट आ रहा था वो अरिस्टोक्रेसी से आ रहा था, लैंडेड एलीट से आ रहा था। जो मामला कॉलोनाइजेशन या बिल्कुल शुरू कॉलोनाइजेशन से ही शुरू हो गया था कि पंजाब को अगर आप देखें पार्टीशन से पहले तो जो ज़मीनें, जो इरिगेटेड कॉलोनाइज लैंड्स जिस क्लास को नवाजे गए थे उनका एक रिश्ता बन गया था ब्यूरोक्रेसी से, कि जो इंडिया की ऑफ द टाइम ब्यूरोक्रेसी है वो बेनिफिट्स अक्रू कर रही है थ्रू दिस सिस्टम ऑफ कॉलोनाइजेशन। उनको ज़मीनें मिल रही हैं और फिर देयर रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश राज इज़ थ्रू दिस ब्यूरोक्रेसी। तो वो रिलेशनशिप सॉर्ट ऑफ इनहेरिट किया पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने। तो जो हमारी लैंडेड एलीट थी या लैंड ओनिंग क्लास थी उसका वो ब्यूरोक्रेसी के साथ गठजोड़ बना रहा। एंड इफ़ आई मे ऐड टू दिस आई वुड से इट एंड्स अप बीइंग एंटी अवाम। देन वो क्यों लैंड रिफॉर्म्स कराएंगे? दे आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एट द टॉप, देयर इंटरेस्ट आर टू प्रोटेक्ट दैट एलीट स्टेटस को। तो आगे जाके जब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स भी हुई तो यही डायनास्टिक फैमिलीज़ और जो ब्यूरोक्रेसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड था वही मेंटेन रहा, वही कंटिन्यूड रहा। इसको अगर मैं आपको अपनी भी राय दूं तो आजकल के ज़माने में हम जो इलेक्टेबल्स का लफ्ज़ यूज़ करते हैं या कभी कभी हम जो डेमोक्रेसी की वीक पॉइंट का इजहार करते हैं उसमें कहते हैं भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं दे रिलाई ऑन दीज पेट्रनेज नेटवर्क्स या बिरादरी। ये जो सिस्टम बनाया गया है जिसमें किंग्स पार्टीज़ बनाई जाती हैं, PMLQ जैसी पार्टीज़ बनाई जाती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ तोड़कर एक फ्रैंकनस्टाइन टाइप एस्टैब्लिशमेंट की पार्टीज़ बनाई जाती हैं। तो ये सिस्टम ऑफ पेट्रनेज, ये रूलिंग थ्रू ब्यूरोक्रेसी एंड डायनेस्टिक फैमिलीज़ एंड कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री कि भाई अब हमें पीटीआई को इलेक्ट करवाना है, सारे जो इलेक्टेबल्स हैं उठो अब पीटीआई में आ जाओ। इंटरेस्टिंगली 2018 की अगर आप जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं पीटीआई की उनकी हिस्ट्री खोल कर देखें, वो पीवी की टिकट पे भी जीत चुके थे, उसमें से अक्सर लोग PMLN PMLQ की टिकट्स पे भी जीत चुके थे। तो ये जो एक सिस्टम बना हुआ है इलेक्टेबल्स का, ये जो एक सिस्टम बना हुआ है पेट्रनेज का, ये जो एक सिस्टम बना हुआ है डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का, इसका तो फेवर वो इस्टेब्लिशमेंट को होता है ना, इसका तो फेवर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को होता है ना पाकिस्तान में। तो ये स्ट्रैंगल होल्ड ऑफ मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी एंड दीज पेट्रनेज नेटवर्क्स विद फाइनेंशियल एलीट इलेक्टेबल्स, ये पाकिस्तान बनने के बाद से ही, शुरू से ही, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं हो रही, इलेक्शंस नहीं हो रही, पब्लिक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी नहीं हो रही। अयूब खान ने तो बोला भाई हम लोग जानवर हैं, हम थोड़ी ना डेमोक्रेसी डिज़र्व करते, तो एक बेसिक सी डेमोक्रेसी दे दो इन गवारों जानवरों को। अगेन कॉलोनाइज्ड आइडियाज़ बीइंग परपेचुएटेड बाय समबडी हु इज़ पाकिस्तानी। यही समहाउ आज तक चलते आ रहे हैं, या एटलीस्ट इनके रेमिनेंट्स से तो थोड़ा ज़्यादा ही है, हमें आजकल की पॉलिटिक्स में भी नज़र आ रहा है। तो ये डेमोक्रेसी है या मजाक है? अगर अभी हम कहें कि भाई एंटी इस्टेब्लिशमेंट कैंडिडेट हैं और डेमोक्रेसी के लिए जो आदमी खड़ा हुआ है अगेंस्ट द स्टेटस को, वो पार्लियामेंट में उमर अयूब खान है, तो फिर ये बिग बॉस नहीं चल रहा डेमोक्रेसी के नाम पे यहाँ पर कि अयूब खान का जो ग्रैंडसन है वो समहाउ आपका डेमोक्रेटिक कैंडिडेट बनकर शायद लाल लाल लहराएगा जैसे नारे मार रहे हैं। अयूब खान पावर सीज़ करते हैं, अयूब खान की फैमिली को लैंड दिया जाता है, उस लैंड पे उनकी फैमिली को बिठाया जाता है, वो फिर वो लैंड उन फैमिली का हो जाता है, वहाँ पर वो एलीट बन जाते हैं, वहाँ से उनकी पॉलिटिक्स बन जाती है उस लैंड के ऊपर, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के ऊपर। इसीलिए उमर अयूब खान तीसरी दफ़ा जब लड़े हैं 2018 में, तो वो तीसरी पार्टी की टिकट पे लड़े हैं। वो PMLQ पे भी लड़ चुके थे, वो PMLN पे भी लड़ चुके थे। दिस इज़ द सैड रियलिटी ऑफ इलेक्टेबल्स इन पाकिस्तान। सो पाकिस्तान की रूलिंग क्लास डेमोक्रेटिक नहीं है, साथ वो लैंडेड एलीट ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के साथ मिल गए। अगर इसको मैं आपको अपनी राय भी दूं तो अक्सर हमें कहा जाता है कायद का पाकिस्तान, कायद आज़म कैसा पाकिस्तान चाहते थे। अगर हम इनिशियल पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो सर ये कायद का पाकिस्तान तो नहीं है, ये अयूब खान का पाकिस्तान है। अयूब खान बनते हैं कमांडर इन चीफ 1951 में, और उनकी प्रेसिडेंसी आफ्टर मार्शल लॉ एंड्स, जब वो पावर याया खान को दे देते हैं, फिर भी अवाम को नहीं देते, 1969 में। 18 साल ये आदमी ऑन टॉप रहा है पाकिस्तान, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन अब बन गई है कमांडर इन चीफ। एंड जस्ट टू गिव यू सम पर्सपेक्टिव, अब जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब्ड रोल है वो 3 साल है, इवन दो एक्सटेंशन मिल जाती हैं बट 3 साल है। अयूब खान कमांडर इन चीफ एंड प्रेसिडेंट रहे 18 साल। 18 साल
वो तो आप शुगर करें कि अयूब खान से पहले जो कमांडर इन चीफ थे वो अंग्रेज़ थे, वरना उन्होंने कायदे आज़म को भी डालकर कू कर देना था। इंटरेस्टिंगली आप अगर हमारी हिस्ट्री देखें, तो मैं कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता देता हूँ कि कमांडर इन चीफ बनना था जनरल इफ्तिखार ने, बट जनरल इफ्तिखार जब कमांड लेने जा रहे थे तो उनका एयरप्लेन क्रैश हो गया। फिर जो लिस्ट थी ऑफ शॉर्ट लिस्ट जिसमें 3 लोग थे, उनमें अयूब खान का नाम भी नहीं था, लेकिन इस्कंदर मिर्ज़ा हु वाज द डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ दैट टाइम, ही लॉबीड लियाकत अली खान कि जी अयूब खान को बनाया जाए, जबकि उनका नॉमिनेशन लिस्ट पर नाम भी नहीं था, वो जूनियर थे, वो आउट ऑफ रैंक चीफ बनाए गए, कमांडर इन चीफ उस टाइम के इक्विवेलेंट ऑफ COAS ऑफ टुडे। देख रहे हैं कि शुरू से ही कैसे ब्यूरोक्रेसी और मिलिट्री के नेक्सस ने पॉलिटिकल स्पेस में इंट्रूड करके पॉलिटिकल स्पेस को रिसीड कर कर ये स्पेस गेन कर ली है। मतलब इसके बिल्कुल 4 साल बाद ही इस्कंदर मिर्ज़ा ने कू लगा दिया और अयूब खान को बोला भाई आप चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए। वो इस्कंदर मिर्ज़ा जो ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा होकर अयूब खान को कमांडर चीफ बनाते हैं, वो 4 साल बाद कू लगा के अयूब खान को बोलते हैं आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं। डू यू सी दिस ब्यूरोक्रेसी मिलिट्री नेक्सस एंड हाउ इट्स वर्किंग अगेंस्ट पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। और फिर जो पूरा पाकिस्तान शेप किया वो अयूब खान ने शेप किया। उन्होंने पॉलिटिक्स को जलील किया, पॉलिटिशियंस को जलील किया। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया था उन्होंने बोला करप्ट है। फातिमा जिन्ना के बारे में उन्होंने जो जो बातें की, अब तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का हिस्सा है। हॉस्टिलिटी विद इंडिया की एक सेंट्रलाइज्ड हर चीज़ करने की एक फैसिनेशन थी, वन यूनिटाइजेशन थी। इस पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किया, लेबर को एक्सप्लॉइट किया, इकनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ी। जो एक 22 फैमिलीज़ महबूब उल हक ने कहा है उनके पास वेल्थ जो है वो क्यूमुलेटेड थी, आवाम तक वेल्थ नहीं गई। साथ ही साथ अमेरिकन कैंप में हम बिल्कुल ही बैठ गए। इवन दो अयूब खान लिखते हैं कि फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स बट लेट्स बी फेयर, राइट, मास्टर्स ही बना दिया था उन लोगों ने अयूब खान को। तो जो सारे पाकिस्तान के आजकल के हमारे मसले हैं, मे बी शॉर्ट ऑफ TTP एंड तालिबान, वो आपको जो दरख्त आज नज़र आ रहे हैं ना, वो बीज आपको अयूब खान डालते हुए नज़र आ जाएंगे। और फिर जो कसर रह गई थी वो अयूब के पाकिस्तान ने जो शेप कर दिया था, वो जो लास्ट मिसिंग पज़ल रह गया था एक्सट्रीमिज़म का, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म का, जिहाद कल्चर का, वो ज़िया ने बना दिया। तो ये ज़िया और अयूब का पाकिस्तान है, ये कायदे आज़म या फातिमा जिन्ना का पाकिस्तान नहीं है। तो क्योंकि ज़िया उल हक का जिक्र हो गया, बुक पे वापस आते हैं। जो फाइनल पिलर है जिससे इस्टेब्लिशमेंट अपना कंट्रोल रखती है, इट्स कल्टिवेटिंग इस्लामिस्ट। हमने हुसैन हक्कानी की जो किताब है बिटवीन द मॉस्क एंड मिलिट्री, उस पर डिटेल्ड वीडियोस की हुई हैं कि ये किस तरह किया गया। अली उस्मान कासमी ने शुरू में आके भी बताया कि किस तरह वो कन्फ्लेट की गई या प्रमोट की गई कि इस्लामिक सिम्बलिज्म से हम पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनाएं, और उसी फिर फ़िलासफ़ी या आइडियोलॉजी को आगे लेकर एक मुल्ला मिलिट्री नेक्सस बना है जिसने पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल रखा है। इसमें आप इंटरेस्टिंगली मेमो गेट की प्रोसीडिंग्स देखें तो गवर्नमेंट खुलकर ही आके आपको बता देती है कि भाई ऑपरेशनल कंट्रोल है ही नहीं हमारा आर्म फोर्सेस और ISI के ऊपर। कैसे एक मुल्क ऑपरेट कर सकता है जब गवर्नमेंट जो है उसके पास कंट्रोल ही नहीं है आर्म फोर्सेस और ISI के ऊपर। इस चैप्टर में एक और इंटरेस्टिंग एनेक्डोट ये भी है कि हसन अब्बास लिखते हैं कि उसामा बिन लादेन ने 1989 में थ्रू दी ISI नवाज शरीफ को पैसा ऑफर किया था टू टॉपल द बेनज़ीर गवर्नमेंट। क्या अजीब तारीख है इस मुल्क की। हुसैन हक्कानी ये भी कहते हैं कि जो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस है, इसकी वजह से अगर गवर्नमेंट चाहे भी तो उनकी सारी जो काउंटर टेररिज्म वाली कोशिशें हैं वो नाकाम हो जाती हैं। तो एक तरफ ये इस्टेब्लिशमेंट है जिसको असम से ज़्यादा अख्तर जब इस पॉडकास्ट पे आए थे उन्होंने बोला है ये मल्टी हेडेड हाइड्रा है। लेकिन अगर हम इनके पर्सपेक्टिव से भी समझने की कोशिश करें तो जो ये मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, राइट, इट्स नॉट जस्ट कि आप चीज़ों को अच्छा या बुरा के ज़ुमरे में देखें, दे आर ऑल्सो trained in a certain way. They are also taught a certain ideology. They are also taught a certain history of Pakistan. It's a certain idea of Pakistan that they're taught. तो जो ये एक moral ideology है, ये जो नज़रिया पाकिस्तान है, इस लेंस, इस पैराडाइम के थ्रू मिलिट्री ऑफिसर्स बड़े होते हैं तो जाहिर बात है इनका जो वर्ल्ड व्यू बनता है व्हेन दे गेट टू द टॉप, वो यही चीज़ें ड्राइव करती हैं, यही इनकी ड्राइविंग फोर्सेस बन जाती हैं। तो हो सकता है कि लाइक दे से द रोड टू हेल इज़ पेव्ड विद गुड इंटेंशंस, नेक नियति से, बेस्ड ऑन दीज फॉल्स नोशंस कह दें इनको, या आप डिलूजन्स ऑफ ग्रैंड्योर कह दें। ये जो एक आइडियोलॉजी है, ये जो एक आइडिया है moral ideology का, और their sense of what a moral ideology is, of what Pakistan is, what the idea of Pakistan is, what Pakistan should be। हमने दुनिया भर में अगर इस्लाम का किला बनना है, क्या हमने इस रीजन में बनना है, वो उनकी एक्शंस की एक ड्राइविंग आइडियोलॉजी भी बन जाती है।
इसके बरक्स पाकिस्तान में पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है, जिसको ये इस्टेब्लिशमेंट या ये एलीट नेक्सस जो है वो ऑलमोस्ट एक थ्रेट ही समझती है। अवाम इज़ टू बी कंट्रोल्ड, अवाम इज़ टू बी एक्सप्लॉइटेड। भाई आप लोग आर्म फोर्सेस में जाएं, आप लोग फैक्ट्री में काम करें, आप लोगों के कोई लेबर राइट्स नहीं होंगे, ये वे ना मांगे आपके हमारे नुमाइंदे आएँ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म करें, सिस्टम्स बनाएं, ये सब आप ना मांगें। तो इस जो पूरे पिलर का जो एक फाइनल चीज़ है जिस पे इस्टेब्लिशमेंट का जो कंट्रोल पाकिस्तान के ऊपर कंप्लीट हो जाता है, वो है जुडिशरी। देखें, जुडिशरी का अनफॉर्चुनेटली एक मेजर रोल रहा है, मेजर रोल तो रहेगा। अनफॉर्चुनेट बात इसमें यह है कि वो मेरी नज़र में, कई लोगों की नज़र में, इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट खुद अपने जजमेंट्स देखकर अब रिफ्लेक्ट कर रही है कि माफ़ी मांग रही है कि गलती हो गई, या सम दे जस्ट लुक द अदर वे। नेगेटिव रोल रहा है, अनडिनाइबली एक नेगेटिव रोल रहा है। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि पाकिस्तान में जुडिशरी ने अपने आप को समहाउ पार्लियामेंट के ऊपर रख दिया है। देखिए, उनकी सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी जो आती है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से आती है, बट ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेसी, इनका काम है इंटरप्रेट करना कि भाई जो पार्लियामेंट ने, जो सुप्रीम है, वो लिखा है, आई नो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट लिख रही है ना, जो उन्होंने लिखा है उसको इंटरप्रेट करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, राइट, द इंटेंशंस ऑफ द ड्राफ्टर्स। लेकिन वो कभी कभी उससे बढ़ के अपना रोल देख लेते हैं कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो आइडिया है, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके हम रखवाले हैं, हमने प्रोटेक्ट करना है, हम समहाउ पार्लियामेंट से ऊपर हैं। हमने अभी जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 63A की इंटरप्रिटेशन में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर दिया। अगर तो हम कहें कि भाई ये PTI के लिए नहीं कर रहे थे, ये बिके हुए नहीं थे, लिफाफे नहीं थे, बाइस नहीं थी, ये जो सारी बातें ना सारी साइड पर रखते हैं। लेट्स अज्यूम द बेस्ट ऑफ इंटेंशंस फ्रॉम उमर अता बंदयाल। Even in the best of intentions, he undermined what this trichotomy of powers is, what the system is, by his own personal sense of justice. कि मुझे लगता है ये आउटकम अगर होगा तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी भाड़ में गई, पार्लियामेंट भी भाड़ में गई। मैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एम द अल्टीमेट मॉरल आर्बिट्रर ऑफ दिस कंट्री, मैं डिसाइड करूँगा जस्टिस क्या है। तो ये जो somehow supra constitutional, supra parliament रोल जुडिशरी ने अपने लिए इंटरप्रेट कर लिया है ना, ये सिस्टम ख़राब करता है। और ये शुरू से अनफॉर्चुनेट जुडिशरी का रोल रहा है। अगर हम हिस्टोरिक मौलवी तमीज़ुद्दीन 1955 का केस भी देखें, जिसमें गवर्नर जनरल ने ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके, डिसमिस करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, इमरजेंसी लगा दी थी, तो कोर्ट्स के ऊपर ये केस आया था कि भाई इसके बाद जो ये गवर्नमेंट बनी है, इंटरेस्टिंगली जो बोगरा की गवर्नमेंट बनी थी, उसमें अयूब खान एज डिफेंस सेक्रेटरी आए थे। डू यू सी दिस नेक्सस कि एक सिटिंग कमांडर इन चीफ डिफेंस सेक्रेटरी बन गए? कैसे? ये सवाल हम लोग हमारी हिस्ट्री में जाकर नहीं पूछ सकते। अब ये बिल्कुल ही स्पेकुलेशन होगी कि क्या इमरजेंसी लगाई ही इसलिए गई थी कि वो गवर्नमेंट में आ जाए। मैं नहीं इस स्पेकुलेशन में आऊँगा। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में जब सिंध के चीफ कोर्ट में ये केस आया तो उन्होंने बोला कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है, ही इज़ इन द राइट। इनके हक़ में फ़ैसला दिया कि ये नहीं, इस तरह आप गवर्नमेंट डिसमिस कर सकते हैं। अब पाकिस्तान बन चुका है, पाकिस्तान कोई ब्रिटिश ग़ुलाम नहीं है। गवर्नर जनरल के पास यहाँ कोई हक़ नहीं बनता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसॉल्व करने का। लेकिन जब ये अपील गई रावलपिंडी में फेडरल कोर्ट के पास, तो वहाँ चीफ जस्टिस मुनीर ने कहा कि नहीं सर, गवर्नर जनरल ने जो फ़ैसला किया है ना वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान अब तक ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, तो ब्रिटिश लॉज अब तक यहाँ पर अप्लाई होते हैं। तो अगर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में लिखा है कि गवर्नर जनरल के असेंट साइन करने के, उसके बगैर नहीं लॉ पास होगा तो नहीं होगा, क्योंकि भाई ब्रिटिश राज ये चाहती थी। ये मुझे लग रहा है कि लूज टॉक का मैं मोइन अख्तर बन जाऊँ एज रिएक्टिंग टू दिस रिज़ल्ट, कि मेरे ख्याल से जस्टिस मुनीर ने भी वो मोइन अख्तर वाला रिएक्शन दिया कि क्या पाकिस्तान आज़ाद हो गया है? हमें तो अभी पता चला, 7 साल हो गए थे पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए, बट इन जस्टिस मुनीर्स इंटरप्रिटेशन नहीं, पाकिस्तान आज़ाद थोड़ी है। जो ब्रिटिश लॉज हैं वो अब तक अप्लाई होते हैं, इंडियन इंडिपेंडेंस अब तक अप्लाई होती है। हमारी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसकी तो कोई औकात नहीं है। अभी तक हम कॉलोनाइज्ड ही हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉलोनियलिज्म 1947 में पाकिस्तान में नहीं ख़त्म हुई। गवर्नर जनरल साहब जो चाहें कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट बना सकते हैं, और हमारी जो जुडिशरी बैठी हुई है वो रबर स्टैम्प करेगी। इसमें एक डिसेंटिंग वॉइस थी,
जो जस्टिस कॉर्नेलियस थे, जिन बिल्कुल सही कहा, आई एग्री, उन्होंने कहा दिस जजमेंट इज एन इंसल्ट टू द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान. डू यू सी द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर हिस्ट्री? दे इंसल्टेड द इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान just to favor the elite status quo, just to favor this nexus of bureaucracy and military. उन्होंने पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस पे ही सवालिया निशान लगा दिया. क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस का मतलब होता है अवाम के पास हक होता है. अवाम जिस असेंबली को इलेक्ट करे, इवन दो उस टाइम इलेक्शन नहीं हुए थे जिस तरह हम अब जनरल इलेक्शन का तस्वर है, स्टिल देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. वो नहीं है अल्टीमेट अथॉरिटी. अल्टीमेट अथॉरिटी एक गवर्नर जनरल बैठा हुआ है डंडा लेकर, जो डिसाइड करेगा. तो डू यू सी हाउ आने वाले सारे जो मार्शल लॉज हैं उनका रास्ता आपने खोल दिया इस तरह की जजमेंट के साथ. ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के नाम पर, कभी बेसिक स्ट्रक्चर के नाम पर हमारी जुडिशरी ने स्टैब्लिशमेंट को फेवर किया है. 1958 के 200 केस में भी उन्होंने एक मिलिट्री कू को लेजिटिमाइज़ किया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी जो लॉजिक दिया है ना कि भाई क्योंकि ये कू ब्लडलेस था, क्योंकि अवाम ने सड़कों पे आके लोगों को मारना नहीं शुरू कर दिया, एक दूसरे का खून नहीं बहा, तो इसका मतलब है कि वो एक्सेप्ट करते हैं कू. तो वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ठीक है, ये तो अवाम की रजामंदी से कू लगा है. क्यों इलेक्शन करवाने में हम इतने पैसे लगाते हैं पाकिस्तान में? मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट या जुडिशरी बैठे डिसाइड करे कि जी ये आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसको इचड़ा बाज़ार में छोड़ दो. अगर तो लोग उसको मॉब लिंच कर दें तो मतलब अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करते. अगर तो वो ब्लडलेस चलता हुआ अपने घर तक पहुंच जाए तो मतलब अवाम ने एक्सेप्ट कर लिया. इस तरह हमारी जुडिशरी काम करती रही है पाकिस्तान में. अगर हम वापस किताब पे आएँ तो इसका किताब में 2 पीरियड ऑफ जुडिशल एक्टिविज्म है जो मोहम्मद वसीम जिनका जिक्र करते हैं. नो सरप्राइजेस फॉर गेसिंग विच वंस. इफ्तिखार चौधरी और साकिर निसार. व्हेन यू लव द कैमरा मोर देन यू लव द लॉ, यू एंड अप बीइंग लाइक साकिर निसार एंड इफ्तिखार चौधरी. इन्होंने सॉर्ट ऑफ एक बैटमैन का रोल, एक गार्डियन का रोल, एक मॉरल अथॉरिटी का रोल अज्यूम कर लिया था. अगेन हम नेक नियति अज्यूम करें, हम ना बोलें कि भाई ये नार्सिज्म के लिए कर रहे थे, हेडलाइंस के लिए कर रहे थे, पर्सनल प्रमोशन के लिए कर रहे थे. ये इनको लगता था कि हम विजिलेंटी जस्टिस करके, जुडिशल एक्टिविज्म करके मुल्क की बेहतरी लाएंगे. फिर भी इन्होंने जो किया, अगेन इट डिस्ट्रॉयज द इंटायर सिस्टम, राइट. अब जिस तरह मेमोगेट का केस था, वो चौधरी इफ्तिखार ने एक फॉरेन पॉलिसी इशू को एक फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन बना लिया. क्या लॉजिक है? इसी जुडिशल एक्टिविज्म करने के चक्कर में जो सुओ मोटो अज्यूम पावर्स है सुप्रीम कोर्ट की, एग्री विद दोज पावर्स, बट दोज पावर्स शुड बी इंटरप्रेटेड इन द मोस्ट लिमिटेड ऑफ वेज. इन्होंने अन्यवार उसको इंटरप्रेट किया है. हद तक बोला भाई पूरे मुल्क के हर इंसान का फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का क्वेश्चन है कि अतीका ओडो की बोतल में क्या है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपको जो लगता है कंक्लूजन होना चाहिए उसकी आप जो इंटरप्रिटेशन चाहें कॉन्स्टिट्यूशन में वो ढूंढ लें. इतनी इमेजिनेशन नहीं यूज़ करनी चाहिए हमारे जस्टिस को. दे शुड स्टिक टू व्हाट द लॉ इज़, व्हाट दे थॉट द पीपल हु रोट द लॉ मेंट व्हेन दे रोट द लॉ. लॉ सिर्फ लिखा हुआ कानून नहीं है, इट रिप्रेजेंट्स द विल ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी. ये पार्लियामेंट कोई मजाक नहीं है कि भाई पाकिस्तान की सारी अवाम अपने नुमाइंदों के थ्रू इन लोगों को यहाँ पर बिठाएगी. एवरी टाइम दे सिट देयर, दे रिप्रेजेंट एवरी सिंगल पर्सन इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसी, both who voted for them and those who did not. तो हर पाकिस्तानी की विल के रिप्रेजेंटेटिव्स मिलकर डिस्कशन करके कंसेंसस करके कुछ पास करते हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन में उसको लिख देते हैं तो ये 2/3 मेजॉरिटी के साथ किया है इन लोगों ने. उसके बाद एक इंसान आता है, बोलता है मेरा मूड आज नहीं है, ये सब प्रोसेस भाड़ में जाए, मैं आपको बताऊंगा क्या होना चाहिए. ये प्रॉब्लम है जुडिशल एक्टिविज्म का पाकिस्तान में. देखिए कोर्ट्स का काम होना चाहिए लॉ को इंटरप्रेट करो, कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करो. विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ पीपल, मेकिंग हेडलाइंस, आज टमाटर की प्राइसेस क्या हैं, ये इनका काम ही नहीं है. लॉयर्स मूवमेंट में जो एक मिडिल क्लास सपोर्ट मिला इफ्तिखार चौधरी को, उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को एक मिथिकल सा फिगर बना दिया था. तो उन्होंने फिर जुडिशल एक्टिविज्म करके गवर्नमेंट को अंडरमाइन की, एंड उनके बाद से जो ये चीफ जस्टिस आए वो उनके ही कदमों पे चले. सुप्रीम कोर्ट अगर अपना हाल देखे तो सबसे पहले उनको सो मोटो अपने आप पर लेना चाहिए. लेकिन अगेन यू एंड अप विद पीपल लाइक साकिर निसार जिन्होंने बोला ठीक है मैं बीवर जैसा दिखता हूँ तो फिर मैं भी डैम बना दूंगा. मतलब ये एक दफ़ा एक एडिशनल जज के पास गए और
कैमरा तो ज़ाहिर बात है, साकिब निसार जहाँ जाए वहाँ कैमरा ना हो, कैमरा पे वीडियो है, वो फ़ोन निकाल के उसका फेंक देते हैं। ये काम है चीफ जस्टिस का। मतलब यार ये स्कूल टीचर करते हैं अपने बच्चों के साथ, इनफैक्ट वो भी नहीं करते कि वो इस तरह फ़ोन निकाल के फेंक दें, कैमरा में दिखाएं कि मैंने बड़ा काम किया है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो जुडिशरी रही है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसने मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को रबर स्टैम्प किया है, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। और अगर इनकी खुद की हम हिस्ट्री देख लें तो कोर्ट्स में इस वक्त हज़ारों केसेस, मिलियंस ऑफ केसेस पेंडिंग हैं। साकिब निसार का फोकस किन बातों पे है? पॉपुलर बातें हैं, राइट, कि जो चीज़ें उनको आवाम में पॉपुलर करेंगी। अच्छा जी, प्राइवेट स्कूल की फ़ीस पे वो केस सुनेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे वो केस सुनेंगे। एक दफ़ा उन्होंने बोला कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पार्किंग एरियाज़ के बाहर गाड़ियाँ पार्क होती हैं ना, उन पे 10,000 फ़ाइन होगा और वो 10,000 डैम फंड में आ जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कायम कर रहा है। भाई अगर यही करना था तो क्यों चीफ जस्टिस बने? विजिबिलिटी जैकेट पहन के 10-10 रुपये कलेक्ट कर लेते किसी पार्किंग स्पॉट में। बुक में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार फ़ाखर हुसैन ने बताया है कि पाकिस्तान में 15 लाख केसेस पेंडिंग हैं कोर्ट्स में, जिनमें से 19,000 सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अर्ली 2018 तक ये केसेस 18 लाख हो चुके थे साकिब निसार के टाइम पर, और साकिब निसार कोर्ट में बैठे हुए सोच रहे थे कि भाई मैं यूफोन में 500 का क्रेडिट डालता हूँ तो 450 क्यों आते हैं? ये लोग हमारा मुल्क चला रहे हैं, फिर आप पूछते हैं कि मुल्क का ये हाल क्यों है। तो इस्टेब्लिशमेंट क्यों हर चीज़ पाकिस्तान में कंट्रोल करती है? क्योंकि द मिलिट्री अंडर जनरल बाजवा, द जुडिशरी अंडर साकिब निसार, पॉलिटिकल फोर्सेस अंडर पीटीआई, द मीडिया ऑफ कोर्स इन बेड, साथ ही साथ इस्लामिक टच पॉलिटिक्स, टीएलपी का सपोर्ट, ये मिलकर एक हाइब्रिड रजीम इन्वेंट की गई जिसने इस्टेब्लिशमेंट का सारा रास्ता हमवार किया to take control of everything. And again, I'm not saying this is a PTI specific issue. I think the PTI is a perfect manifestation of all of these things coming together in a perfect storm. वरना मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से ही ये रूट्स जो हैं इस तरह की सिस्टम की, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट हर चीज़ को कंट्रोल करे, इलेक्टेबल्स के थ्रू सियासत करे, एक डेमोक्रेसी को फसाड बना दे, एंटी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को प्रमोट करे, जुडिशरी को इस्तेमाल करे, जुडिशरी एज बीइंग सबसर्विएंट टू दिस इस्टेब्लिशमेंट, एलीट स्टेटस को के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करे। ये पाकिस्तान बनने के शुरू से ही ये दरख्त लगने शुरू हो गए थे। मोहम्मद वसीम लिखते हैं कि ये जो टग ऑफ वॉर है बिटवीन मिलिट्री एंड सिविलियन विंग्स, इट पीक्ड 2008 to 2018। इसलिए मैं उस पीरियड को क्रेडिट देता हूँ कि आप उस पीरियड को भी अगर देखें ना, मेमो गेट हुआ, उसामा बिन लादेन मिल गए पाकिस्तान से, तारिक कादरी को कनाडा में ठंड लगी तो उन्होंने सोचा पाकिस्तान जाके गवर्नमेंट गिराते हैं। फिर जुडिशरी ने एक इलेक्टेड पीएम को फारिग कर दिया 2014 में, आईएसआई ने धरने लॉन्च कर दिया अगेंस्ट नवाज शरीफ, एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ पाकिस्तान में, फिर टीएलपी लॉन्च हो गई, फिर हाइब्रिड रजीम आ गई, फिर हाइब्रिड रजीम ने मिलिट्री को हर चीज़ कंट्रोल दे दिया। अभी रिसेंटली मोहसिन दावर कह रहे थे कि पीटीआई के दौर में तो पार्लियामेंट की इतनी औकात रह गई थी, सेट इज़ द लीस्ट, जब पार्लियामेंट की थोड़ी इज्जत थी कि एक कर्नल को वहाँ ऑफिस दे के बिठा दिया था कि ये अब आदमी पूरी पार्लियामेंट कंट्रोल करेगा। हमारे जहन में पार्लियामेंट, पॉलिटिक्स, ये चीज़ें गाली हैं, ये चीज़ें जलालत हैं, बट कंसेप्चुअली, आइडियोलॉजिकली अगर आप देखें ना, पार्लियामेंट क्या है? आप और मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं। जब आप पार्लियामेंट को जलील करते हैं, जब आप पार्लियामेंट पे अटैक करते हैं, इसका मतलब ये है कि आवाम की जो विल है, हर पाकिस्तानी की जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, एक रिप्रेजेंटेटिव्स बॉडी हमने बनाई है, उसको जलील करने का मतलब है हर पाकिस्तानी को जलील करना, रिगार्डलेस ऑफ वेदर यू वोटेड और नॉट, और यू वोटेड फॉर दैट पर्सन और नॉट, दैट पर्सन सिटिंग देयर रिप्रेजेंट्स यू। तो जब उस बॉडी को जब आप जलील करते हैं, आप कहना चाहते हैं कि पूरी आवाम जो है ना, ये आपकी औकात है। इसीलिए जनरल परवेज़ मुशर्रफ कह सकते हैं, व्हाट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन? पीस ऑफ पेपर टू बी थ्रोन इन द डस्टबिन। ही इज सेइंग द विल ऑफ एवरी सिंगल पाकिस्तानी इज़ टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन। और जब मिलिट्री कंट्रोल लेती है तो फिर हमारे कोर्ट्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है। हमने इमरान खान के दौर में देखा कि जिस तरह नादरा से लेकर सीपेक से लेकर हर जगह आपने मिलिट्री अपॉइंटमेंट्स कर दी, राइट। जब पीआईए का चीफ लगाया था अरशद मलिक को, जो उस वक्त पीएफ एयरफोर्स में अब तक काम कर रहे थे, तो जो हमारी पायलट्स एसोसिएशन है वो कोर्ट्स के बाद गई, उन्होंने बोला भाई ये तो लॉ की खिलाफ वर्जी है कि आपने कैसे एक सर्विंग ऑफिसर को पाकिस्तान एयरफोर्स के पीआईए का हेड लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ तो लग गया है ना यार, करने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है।
तो ये ब्यूटी है हमारी जुडिशरी के। जी कॉन्स्टिट्यूशन डिसॉल्व हो गई ना यार, अब तो होने दो इसको। कमांडर चीफ डिफेंस मिनिस्टर बन गए सर, अब तो बन गए ना, अब तो होने दो। कू लग गया तो सुप्रीम कोर्ट कहती है होते हो गया ना यार, इसको तो होने दो। अब प्राइम मिनिस्टर को फांसी लग गई, सुप्रीम कोर्ट अब तो लग गई ना, चलो कई साल बाद हम माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन अगर अतीका ऑडो के बैग से 2 बोतलें मिली हैं, इस पे सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं रह सकता। इंटरेस्टिंगली 2 दफ़ा मेंशन कर दिया है वेलकम टू पाकिस्तान। बाद में पता चला 9 साल अतीका ऑडो का नाम जलील किया गया, उनको शराब के साथ जोड़ा गया। 9 साल बाद जजमेंट आती है जो कहती है कि उनके बैग में शराब की बोतलें थी भी नहीं। बट दिस इज़ द ट्रूथ ऑफ पाकिस्तान, स्मॉल मैन इन बिग ऑफिस। इस वीडियो के बाद जिंदा बचे तो अगली वीडियो में मिलेंगे इस किताब के चैप्टर 5 के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान। टिल देन एमजे मेरी जान।